आज का टॉपिक है जी फेज़ पोर्ट्रेट कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फेज़ पोर्ट्रेट है वो क्या बता रहा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में, कांस्टेंट सॉल्यूशंस, नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशंस, जो उसकी दूसरे लफ्ज़ों में जो कर्व बन रही होती हैं वो जो सॉल्यूशन कर्व उसके बारे में जो कुछ बता रहा होता है वो आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे जी। सबसे पहले ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं जी। इस एग्ज़ाम्पल में उसके एक्विलिब्रियम पॉइंट्स और वो सारी चीज़ें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर शो हो रहा है, और फिर इसके बाद वो देखते हैं कि इसका फेज़ पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं या फेज़ पोर्ट्रेट इसका किस तरह नज़र आ रहा होगा जी। The differential equation dp by dt is equal to p into a minus b into p, where a and b are positive constants, has the normal form dp by dt is equal to f of p। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी नॉर्मल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है कि जी नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, जो डेरिवेटिव की टर्म है, उसके साथ ना कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो और ना उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, सिंपल इस तरह दिया हुआ हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म है। अगर वो नॉर्मल फॉर्म में ना हो, इसके साथ कोई कांस्टेंट या वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको शिफ्ट करके राइट साइड पे ले जाते हैं यहाँ पे, ताकि सिंपल ये डेरिवेटिव रह जाए। तो ये जो सिंपल डेरिवेटिव रह जाएगा इसको हम कहेंगे, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे कि नॉर्मल फॉर्म which is 2 with t and p playing the parts of x and y respectively। 2 हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो जर्नल हमने सपोज की थी उसमें जो उधर हमने x और y की फॉर्म में सपोज की थी, ये देख सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ये 2 है हमारे पास, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको अगर हमारी जो अभी गिवन एग्ज़ाम्पल है उसको इससे कंपेयर करें तो y की जगह पे यहाँ पे p आ रहा है और x की जगह पे यहाँ पे t आ रहा है, यानी यहाँ पे p जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड हेंस इज ऑटोनमस। और ये ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले भी एक्सप्लेन किया गया है ऑटोनमस और नॉन ऑटोनमस। ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व ना हो रहा हो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t जो है वो एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फ्रॉम एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी इंटू ए माइनस बी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं या इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो इस डेरिवेटिव को जब ज़ीरो पुट डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि एफ़ ऑफ पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो एफ़ ऑफ पी को सिंपल हमने ज़ीरो पुट कर दिया। एफ़ ऑफ पी हमारे पास है p इंटू ए माइनस बी इंटू पी, तो इसको ज़ीरो पुट करके p की वैल्यू एक ज़ीरो आ गई और दूसरी p की वैल्यू आ गई a और b। तो ये हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, सो द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस आर। तो जब ये दोनों हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है तो इन्हीं को इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन जो इसके होंगे उसको हम क्या कहेंगे, वो कौन से होंगे जी, p ऑफ t इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड p ऑफ t इज़ इक्वल टू a और b। ये दोनों हमारे पास इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस हैं। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन को हम कांस्टेंट सॉल्यूशंस भी कहते हैं। बाय पुटिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन अ वर्टिकल लाइन we divide the line into the interval defined by p less than 0 greater than minus infinity, p less than a over b greater than 0, p is less than infinity।
ग्रेटर देन ओवर बी। ये हमारे पास सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब हम इसको फेज़ पोर्ट्रेट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि फेज़ पोर्ट्रेट बनाने के लिए हम इसके सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड करेंगे या क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे या कांस्टेंट सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, जो भी आप कह सकते हैं। तो वो हम डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करके वो फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और वर्टिकल लाइन हमारे पास जिस तरह आप देखें एक्स वाई प्लेन में एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, वाई भी इसी तरह माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसी तरह यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और वर्टिकल लाइन में हम क्या करेंगे कि वो जो पॉइंट्स हैं हम उधर वो वर्टिकल लाइन में ड्रा कर देंगे। इधर हमारे पास दो पॉइंट्स है, ज़ीरो और ए और बी। तो यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट लगा दिया ज़ीरो और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा दिया ए और बी। अब ये पूरी वर्टिकल लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, फिर ज़ीरो से ए और बी और ए और बी से इन्फिनिटी। यानी यहाँ पे जो पी की वैल्यूज़ हैं वो माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो के दरमियान है, यहाँ पे जो पी की वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो और ए और बी के दरमियान है, और इस इंटरवल में जो पी की वैल्यूज़ हैं वो ए और बी और इन्फिनिटी के दरमियान है। द एरोज ऑन द लाइन शोन इन फिगर 2.1.5 इंडिकेट द अलजेब्राइक साइन ऑफ एफ ऑफ पी ऑन दीज इंटरवल्स। तो ये जो एरोज़ हैं ये उनके अलजेब्राइक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ पी को। अलजेब्राइक साइन का मतलब ये है कि ये एरोज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस इंटरवल में एफ ऑफ पी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड वेदर अ नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल। और ये भी शो कर रहे हैं कि ये इसमें जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन है, अब बेसिकली ये जो हमारे पास हैं जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं ज़ीरो और ए और बी, ये हमारे पास ये हमारे पास कांस्टेंट सॉल्यूशंस इनको कहते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, ये कांस्टेंट सॉल्यूशंस भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस भी इन्हीं को कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या हैं, ये कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं। तो जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास ये फिगर में इससे भी पता फिगर से पता चल रहा है कि नॉन जो कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं वो इंक्रीजिंग होंगे, डिक्रीजिंग होंगे। कौन सा बिहेवियर होगा किसी खास इंटरवल में, जो इंटरवल हम चूज़ कर रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन द फिगर। ये टेबल हमारे पास इस फिगर को एक्सप्लेन कर रहा है। देखें माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो कोई भी पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ पी में तो उसका साइन माइनस आएगा। जब माइनस साइन आएगा तो ये डिक्रीजिंग है, माइनस साइन। एफ ऑफ पी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है डी पी बाई डी टी नेगेटिव है। तो डी पी बाई डी टी नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये है कि पी जो है वो डिक्रीजिंग है। जब पी डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में हम उसका जो एरो ड्रा करेंगे वो डाउनवर्ड ड्रा कर देंगे। इसी तरह ज़ीरो ए और बी हम इंटरवल लें तो ज़ीरो और ए और बी के दरमियान एफ ऑफ पी ये जो है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि डी पी बाई डी टी पॉजिटिव है। डी पी बाई डी टी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि पी इंक्रीजिंग है। जब पी इंक्रीजिंग है तो ज़ीरो और ए और बी के दरमियान ये अपवर्ड एरो लगा देंगे। इसी तरह ए और बी और इन्फिनिटी ये वाला जो थर्ड इंटरवल में इसमें दोबारा एफ ऑफ पी नेगेटिव आ जाएगा। एफ ऑफ पी जब नेगेटिव होगा तो ये इसका मतलब ये है कि पी डिक्रीजिंग है। जब पी डिक्रीजिंग है तो फिर ये एरो डाउनवर्ड लगा देंगे। फिगर 2.1.5 इज़ कॉल्ड अ वन डायमेंशनल फेज पोर्ट्रेट। ये जो हमारे पास इस तरह ये फिगर बनाते हैं इसको कहते हैं फेज पोर्ट्रेट और सिंपली फेज पोर्ट्रेट। यानी या तो वन डायमेंशनल फेज पोर्ट्रेट कह देते हैं या सिंपली फेज पोर्ट्रेट कह देते हैं ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड अ फेज लाइन। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं फेज लाइन, क्योंकि ये सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसलिए इसका जो फेज पोर्ट्रेट बनाएंगे वो एक वर्टिकल लाइन में बनाएंगे और वो
ये हमारे पास वर्टिकल लाइन जो होगी ये फेज़ लाइन होगी। इसी तरह अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ टू डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका अगर फेज़ पोर्ट्रेट हम बनाते हैं तो वो एक प्लेन में बनाएंगे तो वो एक फेज़ प्लेन बनेगी। इसी तरह अगर थ्री डायमेंशनल सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो फेज़ पोर्ट्रेट हम बनाएंगे तो वो हमारे पास जो फेज़ पोर्ट्रेट आएगा उसको हम कहेंगे फेज़ स्पेस। तो इस तरह यानी सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो फेज़ लाइन बनती है, दो सिस्टम ऑफ टू डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो फेज़ प्लेन बनती है, और सिस्टम ऑफ थ्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो फेज़ स्पेस बनती है। आगे अब सॉल्यूशन कर्व्स के कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब हमने इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए तो उनके जो रीजन्स हैं उनमें जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं वो कैसे वहाँ पे होंगे जी, बिहेव करेंगे। विदाउट सॉल्विंग एन ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन यूजुअली से अ ग्रेट डील अबाउट इट्स सॉल्यूशन कर्व्स। यानी जब भी हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वालिटेटिव स्टडी होती है, क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब यही है कि हम उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन किए बगैर, एग्जैक्टली उसको सॉल्व किए बगैर हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि सॉल्यूशंस उसके किस टाइप के होंगे, किस फॉर्म के होंगे, सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा। ये सारी चीज़ें विदाउट सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन हम गैस करते हैं और इसको हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव बिहेवियर। तो हम आम तौर पे बहुत सॉल्यूशन कर्व्स के बारे में इसी तरह बहुत सारा फाइंड कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या है जी। सिंस द फंक्शन f इंटू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल x, ये जो फंक्शन f है ये इंडिपेंडेंट है वेरिएबल x में। वी में कंसिडर f डिफाइंड ओवर x इज लेस दैन इन्फिनिटी ग्रेटर दैन माइनस इन्फिनिटी आर फॉर x 0 टू इन्फिनिटी। जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल x है तो इसका मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये फंक्शन तो सेटिस्फाई करेगा, ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसलिए हम डोमेन जो x की है वो अपने लिहाज से हम कह देते हैं कि x वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या x वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि इस फंक्शन में इंडिपेंडेंट x इन्वॉल्व ही नहीं है, x इन्वॉल्व नहीं है राइट साइड पे। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए जो फंक्शन डिफाइंड ही होगा। तो ये फिर हमारी चॉइस है कि हम इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लेते हैं या 0 से इन्फिनिटी इंटरवल ले लेते हैं। Also, since f and its derivatives are continuous functions of y on some interval I of the y-axis, तो f जो है वो f और उसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है y एक्सिस, किसी भी इंटरवल y एक्सिस के में किसी भी इंटरवल पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। The fundamental results of theorem 1.2.1 hold in some horizontal strip or region or in the xy plane। तो जो फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं वो फंडामेंटल रिजल्ट्स क्या कहते हैं, थ्योरम 1.1 क्या कहता है कि अगर हमारे पास यानी को फंक्शन और उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, वो कंटिन्यूस हो, और फिर हम क्या करें कि कोई भी हमारे पास जो पॉइंट होगा उससे कोई किसी इंटरवल आई में जो हम इंटरवल ले रहे हैं कंसिडरेशन अंडर कंसिडरेशन जो भी इंटरवल है उसमें से एक यूनिक सॉल्यूशन पास करेगी, एक यूनिक कर्व पास करेगी। एंड सो थ्रू एनी पॉइंट x नॉट y नॉट इन आर देयर पासेस ओनली वन सॉल्यूशन कर्व ऑफ टू। तो ये जब थ्योरम की सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है, तो हम कह सकते हैं कि जो रीजन R है उसमें से किसी पॉइंट में से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन कर्व इसकी पास कर रही है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। से फिगर 2.1.6 ए और 2.1.6 ए में देख सकते हैं कि ये हमारे पास x नॉट y नॉट है। तो कोई इंटरवल आई हम अगर सपोज कर लेते हैं इधर
वाई एक्सिस पे और उसके अंदर ये पॉइंट ले लेते हैं। तो आई इंटरवल जब हम सपोज कर लेंगे इधर वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस भी हम कर लेंगे, इधर हमको बाउंड कर लेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे और इधर को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे, तो वो एक स्ट्रिप सी बन जाएगी एक्स वाई प्लेन में। तो उस एक्स वाई प्लेन में अगर को पॉइंट चूज़ करें एक्स नॉट वाई नॉट, तो उसमें से एक ही कर पास कर रही होगी। ग्राफिकली इस तरह विजुलाइज इसको किया जा सकता है। For the sake of discussion, let us suppose that 2 possesses exactly 2 critical points C1 and C2. तो हम सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यानी कि एफ ऑफ वाई को जब ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं C1 और C2, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि C1 लेस है C2 से। The graphs of the equilibrium solutions y is equal to C1 and y is equal to C2 are horizontal lines। और इनको ग्राफिकली अगर प्लाट करें, क्योंकि ये y की वैल्यूज़ होंगी, तो y ऑफ x इक्वल टू C1 एक और y ऑफ x इक्वल टू C2 ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। अब देखें कैलकुलस में आपने देखा होगा कि अगर हम सपोज हमारे पास हो x इज इक्वल टू 3, तो हम क्या करते हैं x इक्वल टू 3 को कैसे प्लाट करते हैं कि x एक्सिस पे 3 डिजिट मूव करके, तो जहाँ पे 3 आ रहा है वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं। इसी तरह अगर x इज इक्वल टू -1 हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव करके 1 यूनिट और उस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं। और इसी तरह y इज इक्वल टू 3 हो तो हम क्या करते हैं कि y एक्सिस पे 3 यूनिट मूव करके तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं। यानी कि y इज इक्वल टू हो तो फिर हम जो भी नंबर हो तो हम उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, और x इज इक्वल टू जो भी नंबर हो हम उस नंबर पे x एक्सिस पे पहुंच के एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। तो इधर ये y की वैल्यूज़ है C1 और C2, y इज इक्वल टू C1 और C2, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन कोई C1 के लिए ड्रा कर देंगे और C2 के लिए कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। जिस तरह ये ड्रा की गई है, आप देखेंगे y इज इक्वल टू C1 की सपोज ये लाइन है और y इज इक्वल टू C2 की ये लाइन है, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि C1 लेस देन C2 से, तो C2 की लाइन इधर ऊपर आएगी और C1 की लाइन इधर नीचे आएगी। And these lines partition the region R into 3 sub-regions R1, R2 and R3 as illustrated in figure 2.1.6b। और ये जो दोनों लाइंस हैं ये पूरे रीजन आर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। एक वो पार्ट, एक वो रीजन जो y इज इक्वल टू C1 की लाइन से नीचे होगा उसको हम R1 का नाम दे देंगे, एक वो रीजन जो C1 और C2 के दरमियान होगा उसको R2 का नाम दे देंगे, और एक वो रीजन जिसको और ये C2 की लाइन से ऊपर होगा उसको हम R3 का नाम दे देंगे। विदाउट प्रूफ हेयर आर सम कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रा अबाउट अ नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ 2। तो उस प्रूफ के बगैर हम इससे कुछ कंक्लूजन ड्रा करेंगे जो नॉन, इनके जो ये तो दोनों कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं जो इसकी दूसरी इंटीग्रल कर्व्स होंगी उसके बारे में कुछ कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि ये वो उन सॉल्यूशन कर्व्स का बिहेवियर कैसा होगा। If x naught y naught is in a sub region Ri I is equal to 1 2 3 के अगर कोई इनिशियल पॉइंट किसी सब रीजन से लेते हैं, अगर R1 से लेते हैं या R2 से लेते हैं या R3 से लेते हैं, एंड y एक्स इज अ सोल्यूशन उस ग्राफ पासिस थ्रू दिस पॉइंट, और y कोई भी जो सोल्यूशन हो वो इस पॉइंट से पास कर रहा हो, देन y एक्स रिमेन्स इन द सब रीजन Ri फॉर ऑल x। तो ये जो सोल्यूशन है ये अगर उसी सब रीजन में रहेगा जिस सब रीजन से हमने वो पॉइंट लिया है, उस सब रीजन को क्रॉस नहीं करेगा एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2.1.6b। जिस तरह ये लिया गया है कि आप देखें कि ये हमने जो पॉइंट है वो सब रीजन R2 से लिया गया है, तो वो जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन है ये इसी रीजन के अंदर लाई करता रहेगा। द सॉल्यूशन y in R2 is bounded below by C1 and bounded above by C2, that is y is less than C2 greater than C1 for all x। यानी जो सॉल्यूशन है ये बाउंडेड बिलो होगा C1 से और बाउंडेड अबव होगा C2 से, इन दोनों के ये दरमियान रहेगा, ये कभी भी
इधर रहेंगे जी द सोल्यूशन कर्व्स स्टे विद इन R2 फॉर ऑल x बिकॉज द ग्राफ ऑफ नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन कैन नॉट क्रॉस द ग्राफ ऑफ आइदर इक्विलिब्रियम सोल्यूशन y इज इक्वल टू C1 और y इज इक्वल टू C2। ये जो सोल्यूशन कर्व है ये स्टे करेगी R2 के अंदर, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये कभी भी y इज इक्वल टू C1 की लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, और कभी भी y इज इक्वल टू C2 की लाइन को भी कट नहीं करेगा। ये इसी रीजन के अंदर रहेगा। इस रीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये हो सकता है y इज इक्वल टू C1 की लाइन को अप्रोच कर जाए, और इसी तरह जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये C2 की लाइन को अप्रोच करेगा, अप्रोच कर जाएगा लेकिन उसको क्रॉस कभी भी नहीं करेगा। और ये जो अप्रोचिंग है y इज इक्वल टू C1 की या y इज इक्वल टू C2 की, ये आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसी को हम स्टेबिलिटी कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, ये स्टेबल है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। यानी जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो जो सॉल्यूशंस हैं वो इसी पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं, इस लाइन को, दूसरे लफ्ज़ों में वो जो लाइन इसकी बनती है उस लाइन के साथ को बिल्कुल अप्रोच कर जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और अगर उसे अवे जा रहे हों तो फिर हम कहते हैं कि ये एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल है। यानी उस लाइन से अगर हम देखते हैं कि वो, और ये भी ये फेज़ प्लेन का एनालिसिस देखिए है, ये फेज़ पोर्ट्रेट का ये देखते हैं हम वहाँ पे कि सॉल्यूशन उसकी तरफ जा रहे हैं या उससे अवे जा रहे हैं। By continuity of f, we must then have either f of y positive or f of y negative for all x in a sub region I। f की कंटिन्यूटी से f हमारे पास क्या है, बेसिकली वो जो डेरिवेटिव dy/dx अगर आप देखें तो वो f of y है। अगर f हमारे पास कंटिन्यूस है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फंक्शन एफ भी और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस होने का मतलब यही है कि हर पॉइंट पे ये डिफाइंड है, और इसकी लिमिट वैल्यू कंटिन्यूटी की यही डेफिनेशन होती है कि कंटिन्यूस अगर कोई फंक्शन हो किसी पॉइंट पे तो हम कहते हैं कि उसकी लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे ये डिफाइंड है। अगर हर पॉइंट पे डिफाइंड है तो इसका मतलब है हर पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हर पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स इन अ सब रीजन। तो किसी रीजन में फिर वो फंक्शन जो है या तो पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा। इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ वाई कैन नॉट चेंज साइन इन अ सब रीजन। तो इन दोनों क्यों, क्योंकि ये दोनों बाकी तो जो हैं उन पर तो डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाता है इनका, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड ही तभी करते हैं जब डेरिवेटिव ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो बाकी सब में तो डेरिवेटिव जो है, यानी ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जो एफ ऑफ वाई है वो ज़ीरो है करके ये पॉइंट फाइंड किए। उसके अलावा इनके अलावा जितने भी रीजन, कोई भी रीजन हम ले लें तो उसमें बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स की हर वैल्यूज़ के लिए वो जो एफ़ है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि वो साइन किसी भी सब रीजन में साइन चेंज नहीं करेगा। मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि साइन जब भी चेंज होता है तो साइन अगर आप देखें, कोई ग्राफ देखें तो जब भी साइन को चेंज होता है उससे पहले हमेशा डेरिवेटिव ज़ीरो होता है पहले, यानी स्लोप उसकी ज़ीरो आती है, फिर आगे उसके साइन चेंज होता है। यानी अगर पॉजिटिव स्लोप है, अगर आप इमेजिन करें कि पैराबोला और उसकी डाउनवर्ड पैराबोला आप इमेजिन करें तो अब अगर आप देखें तो वो स्लोप उसकी पॉजिटिव होगी, फिर पीक पे पहुंच के एक दफ़ा स्लोप उसकी ज़ीरो होगी, फिर दूसरी तरफ स्लोप नेगेटिव होगी उसकी। तो यानी कि जब तो वो तो पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं C1 और C2, तो ये रीजन में बना लिए हैं। तो ये C1 तो हमारे पास वो है जिसमें स्लोप ज़ीरो आ गई, तो उससे पहले स्लोप क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी और या नेगेटिव होगी, साइन चेंज नहीं करेगी। तो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव होने का मतलब इधर यही है कि एफ ऑफ वाई या तो पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा किसी सब रीजन में।
सिंस dy by dx इक्वल एफ ऑफ वाई इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन अ सब रीजन आई। तो यहाँ से ये पता चल गया, अभी डिस्कस कर लिया कि एफ ऑफ वाई या तो किसी सब रीजन में पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा। सोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, तो जो सोल्यूशन होगा वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा और या डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि एफ पॉजिटिव अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि वो स्लोप जो है वो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, यानी डी वाई बाई डी एक्स जब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो स्लोप जब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तो हम क्या कहते होते हैं कि अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, उसके साइन पे डिपेंड कर रहा है। तो वाई ऑफ एक्स इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द सब रीजन आई। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो वाई ऑफ एक्स है वो या तो इंक्रीजिंग होगा और या डिक्रीजिंग होगा किसी सब रीजन आई है। देयरफॉर वाई ऑफ एक्स कांट बी आइसोलेटरी। तो वाई ऑफ एक्स जो है वो आइसोलेटरी बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ क्यों किसी सब रीजन में। रीज़न इसकी क्या है? रीज़न इसकी ये है कि फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन होने की रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि अब देखें कि कांस्टेंट सॉल्यूशन जब हम फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट सॉल्यूशन हम क्या ऐसे फाइंड करते हैं कि उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते हैं या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वही पॉइंट होते हैं जिसमें जो स्लोप है किसी कोई वो फंक्शन की जो स्लोप है जो वो डेरिवेटिव उसका ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो इधर डी वाई बाई डी एक्स पहले ही डेरिवेटिव है तो एफ ऑफ पी को ज़ीरो पुट कर दिया, तो वो दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब वो दोनों पॉइंट्स तो हमारे पास वो हैं जिनमें फंक्शन ज़ीरो है या स्लोप उसकी ज़ीरो है। अब जब भी स्लोप ज़ीरो होती है किसी फंक्शन की तो उससे पहले या तो स्लोप पॉजिटिव होती है या उसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। पहले यानी कि स्लोप कोई पॉजिटिव होगी तो फिर एक दफ़ा ज़ीरो होगी तो नेगेटिव की तरफ जाएगी। इसी तरह अगर पहले स्लोप नेगेटिव होगी तो एक दफ़ा ज़ीरो होगी तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि वो जो सब रीजन हमने इस बेस पे डिसाइड किए हुए हैं, यानी वो पॉइंट्स लिए हुए हैं जिस पे स्लोप ज़ीरो हो रही है, तो उस सब रीजन के अंदर जो फंक्शन का बिहेवियर है वो फंक्शन या तो पॉजिटिव होगा। एफ पॉजिटिव होने का मतलब ये है वो स्लोप, क्योंकि बैक एंड पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो वो या तो पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा। और अगर वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो इसका मतलब यही है अगर किसी का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और अगर एफ ऑफ वाई बेसिकली क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब ये है कि वाई का डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव है किसी सब रीजन में। और अगर y का डेरिवेटिव किसी सब रीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि y या तो इंक्रीजिंग होगा किसी सब रीजन में और या डिक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा होगा, कभी भी उसका ऑसिलेटरी बिहेवियर नहीं आ सकता। If y is bounded above by a critical point C1 as in sub-region R1 where y is less than C1 for all x, y अगर bounded above by C1 हो, यानी solution अगर R1 के अंदर हो, then the graph of y must approach the graph of equilibrium solution y is equal to C1 either as x approaches to infinity or as x approaches to minus infinity। तो फिर जो सॉल्यूशन y है, जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन है y ऑफ एक्स कोई भी जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन है, x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन होगा जो वो y इज इक्वल टू C1 की लाइन को अप्रोच करेगा। If y is bounded, that is bounded above and below by two consecutive critical points in a sub region R2, अगर y जो solution है वो bounded up below by C1 है और bounded above by C2 है, then the graph of y must approach the graphs of the equilibrium solution y is equal to C1 and y is equal to C2 as one as x approaches to infinity and other as x approaches to minus infinity। तो फिर कोई भी जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन है y यानी उसका वो क्या करेगा, वो x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो या तो वो C1 को अप्रोच कर जाएगा, और x जब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वो C2 को अप्रोच कर जाएगा, लेकिन कभी भी इनसे वो क्रॉस नहीं कर सकता। यानी क्यों? क्योंकि वो ये जो सब रीजन लिया गया है ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स C1 और C2 से लिया गया है, तो वो इनको कभी भी क्रॉस नहीं कर सकेगा।
इनके दरमियान रहेगा, लेकिन इनको क्रॉस नहीं कर सकता वो। इफ़ वाई एक्स इज़ बाउंडेड बिलो बाय अ क्रिटिकल पॉइंट, अगर वाई जो सोल्यूशन है वो C2 से बाउंडेड बिलो है, यानी हम रीजन R3 में अगर ले रहे हैं, सब रीजन R3 में, then the graph of y must approach the graph of equilibrium solution y is equal to C2 either as x approaches to infinity or x approaches to minus infinity। तो फिर जो y का ग्राफ है वो या y इज इक्वल टू C2 की लाइन को अप्रोच करेगा, x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा या x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो उसका जो सोल्यूशन है वो लाजमी y इज इक्वल टू C2 की लाइन को अप्रोच कर जाएगा। और जब ये C2 की लाइन को अप्रोच करेगा तो यही चीज़ हम कहते हैं कि ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है ये पॉइंट, यानी कि आगे हम स्टेबिलिटी के सेंस में जब बात करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जब एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हम कह रहे होते हैं, जो उसका मतलब यही होता है कि सोल्यूशन जो है वो, जब हम डायनामिकल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं या पॉपुलेशन के वो मॉडल की बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि T इन्फिनिटी को जब अप्रोच करेगा तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये इस पॉइंट को अप्रोच कर जाएंगे। तो इस जब उस पॉइंट को अप्रोच कर जाएंगे तो फिर हम उसको कहते हैं एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अब वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल आगे जो है वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, फिर आगे वो मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोटिकली स्टेबल की। फिर आगे दो कैटेगरीज हैं, लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल और ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। तो लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल का मतलब यही है, अब जिस तरह इधर हम ले रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट कभी R1 से ले रहे हैं, कभी R2 से ले रहे हैं, कभी R3 से ले रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि R1 से अगर इनिशियल पॉइंट लें तो हम कहते हैं कि x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो y सोल्यूशन जो है नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन वो C1 को अप्रोच कर जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम R2 से कोई इनिशियल पॉइंट लेते हैं तो हम कहते हैं कि जो नॉन कांस्टेंट सोल्यूशंस है वो हम क्या करते हैं, जो कर्व इससे बात कर रही है, हम कहते हैं कि वो या तो y इक्वल टू C1 को अप्रोच करेंगे या y इक्वल टू C2 को अप्रोच करेगी। तो अब ये इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है वो पॉइंट किस रीजन से ले रहे हैं और कर्व उससे जो पास कर रही है। तो ये जब पॉइंट पे डिपेंड कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं कि ये लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन को। और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशन, तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंडीशंस का मतलब यही है कि ये पॉइंट हम किसी भी रीजन से लें तो सॉल्यूशन किसी एक ही को पॉइंट को अप्रोच कर रहे हूँ तो फिर हम कहते हैं कि वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। ये चीज़ें हम मज़ीद आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल और ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल।